आप देख रहे हैं टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। मिशन 2024 को लेकर हर पार्टी जोरों शोरों से तैयारियां कर रही है और आने वाले चुनाव यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव एनडीए बनाम इंडिया के बीच होगा और विपक्षी दलों की बैठक के बाद अब यूपीए का नाम बदलकर इंडिया यानी कि INDIA कर दिया गया है और इसे लेकर तमाम विपक्षी दलों के नेता लगातार सत्ता पक्ष पर हमला है और उनका कहना है कि ये इस बार का जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, वो टीम इंडिया और टीम एनडीए के बीच होगा। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी मिशन 2024 को लेकर एक्शन मोड में दिख रही है। बीजेपी ने मेगा प्लान तैयार कर लिया है और इसी कड़ी को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से नई कोशिशें की जा रही हैं और लेकिन इन सब के बीच कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। विपक्षी दलों का नया गठबंधन INDIA बनने के बाद क्या 2024 की तस्वीरें बदलेगी? अगले साल देश का प्रधानमंत्री कौन होगा? तो ये कई सवाल हैं जो लगातार इर्द गिर्द घूम रहे हैं और मिशन 2024 को लेकर जिस हिसाब से तैयारियां चल रही हैं, चाहे फिर वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, जोरों शोरों से तैयारी, बैठकों का दौर, तमाम सम्मेलनों आयोजनों की तरह करके जनता को रुझाने की जो कोशिश है वो दोनों पक्ष से लगातार जारी है। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ उपेंद्र सिंह कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं और रमेश मैखुरी बीजेपी नेता जुड़ चुके हैं। आप दोनों का टीवी 100 पर बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले उपेंद्र सिंह जी, आपसे आपका ही रुख कर लेते हैं। 2024 को लेकर एक गठबंधन बनना, नया नाम देना INDIA, लेकिन कहा जा रहा है कि नए नाम से पुराना अस्तित्व छुप नहीं पाएगा। देखिए, जो है कांग्रेस पार्टी का पुराना अस्तित्व भी बहुत ही जबरदस्त रहा। जनता के हित में कार्य किए, चाहे देश की आजादी से लेकर के आज तक हमेशा संघर्ष किया है। तो वो इंडिया के लिए, देश के लिए और देश के नागरिकों के लिए जिस प्रकार से कार्य किया उसी को लेकर के आगे बढ़े हैं। 2014 में माननीय मोदी जी और उनकी सरकार को बड़े विश्वास के साथ में जनता ने बहुत वोट दिया था, क्योंकि उनको उम्मीदें थी। जिस प्रकार से सब बात दिखाए थे, युवाओं को रोजगार दिखाए थे और जिस प्रकार से कहा गया था कि काला धन वापस आएगा और आम आदमी का जो है बजट सुधरेगा, किसानों की आय से लेकर के सब चीजें बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं चला गया। उसके बाद में भी जिस प्रकार से 19 में जो है फिर से दोबारा से चला गया। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से कार्य करती रही है उसी को लेकर के हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक जन विश्वास के तौर पे, जनता को जोड़ने के तौर पे कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक एक भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली। उसी का परिणाम है कि सारे दलों को लगा, सबको लगा कि आज उनको इकट्ठा होना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से इन्होंने सपने दिखाए और उसके बाद में कहीं ना कहीं देश में आप देख लीजिए अराजकता हो, महंगाई चरम पे पहुंच गई, सिलेंडर के दाम रोजगार देने की जो बात की थी वो भी चले गए। बैंक जो है दिवालियापन पे आ गई, कुछ चंद उद्योगपतियों को फायदा देने के लेकर के, और साथ ही साथ जितने भी सार्वजनिक उपक्रम थे जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के बाद के प्रधानमंत्री गण जो भी हमारे रहे हैं, जो चाहे कांग्रेस के 70 साल के इतिहास में रहे हो या अन्य दलों के भी जो बने हैं, जिन्होंने जिस प्रकार को हिंदुस्तान को एक आगे बढ़ा करके, इंडिया को आगे बढ़ा करके वहां तक पहुंचाया, उनका निजीकरण चंद उद्योगपतियों के लिए किया जा रहा था। इसको लेकर के समझा गया और सारे दल मिलकर के जो इंडिया का एक अस्तित्व बनाया है, जिस प्रकार से इंडिया के रूप में एकत्रित हुए, निश्चित तौर से 2024 में ये इंडिया गठबंधन इंडिया को उसकी मूल वास्तविकता तक रूबरू कराएगा। जिस प्रकार से देश एक बार से छला गया इन लोगों के द्वारा, उसको पुनः नहीं छला जाएगा। इसी विश्वास को लेकर हम सारे दल इकट्ठे होकर के आज आगे आए हैं। उपेंद्र सिंह जी, रमेश मुखर्जी जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। सर, जिस हिसाब से कहा जा रहा है, आप पर लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि एक अकेला अब जो नया गठबंधन बना है INDIA यानी कि इंडिया, उससे आप लोग डर चुके हैं, एनडीए डर चुका है। रमेश मुखर्जी जी, हेलो, मैं चाहता हूं
जनता की हर आवाज को टीवी 100 बेखूबी से उठाता है। जी मेरी कांग्रेसी मित्र कह रहे हैं 2014 जैसे ही एनडीए की सरकार आई, माननीय मोदी जी की सरकार आई, तो देश के अंदर एक क्रांतिकारी जो परिवर्तन आया वो निश्चित रूप में हम सब लोगों के सामने है। और भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इस नाते पार्टी का काम जो इस प्रकार से बढ़ा है वो निसंदेह आम जनमत में जिस प्रकार का उत्साह दिखाई दे रहा है वो एक सराहनीय कदम है। हमने 2014 में जैसे माननीय मोदी जी की सरकार आई, हम गरीब कल्याण सुशासन का जो नारा हमने लिया, उस नारे को आज हम कहीं ना कहीं पूरे होते हुए देख रहे हैं। जहाँ एक तरफ हम सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक तमाम सारी गतिविधियों में आगे बढ़े, वहीं देश विकास से होकर के विकसित देशों की ओर अग्रसर है। निसंदेह आज इस प्रकार से माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है। रमेश मुखेरी जी, जिस हिसाब से आपने 38 दलों का साथ लिया है, ये भी आरोप लग रहे हैं कि 38 दलों में से कुछ दल तो ऐसे हैं जिन्होंने पानी पी कर आपको कोसा है और आज उन्हीं का समर्थन ले लिया आपने, उन्हीं के साथ आ गए और इंडिया का मुकाबला करने के लिए, ये भी लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं। हमारा तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सबको साथ लेकर के ही हम आगे बढ़ते हैं। आज जिस प्रकार से आप देख रहे होंगे कि तमाम सारे राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस देखो, सपा देखो, बसपा देखो, मात्र एक परिवार की पार्टियां, और इन पार्टियों ने मात्र अपने परिवार को ही बढ़ाया है, समाज के अन्य वर्गों को साथ नहीं जोड़ा है। और हमने तो सबको साथ जोड़ करके प्रयास किया है। आज हम सबको साथ लेकर के बढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या क्या गुनाह है? चलिए उपेंद्र सिंह जी, जवाब दीजिए। परिवारवाद की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, सत्ता की जो भूख है, और यही वजह है कि आपने सारे विपक्षी दलों को एकजुट कर लिया, 26 दलों का गठबंधन बना के, और यूपीए की जगह अब इंडिया का नाम दे दिया है। तो जो अस्तित्व है वो नहीं छुप पाएगा, और परिवारवाद की राजनीति का जो आरोप आप पर लगते आया है, एक बार फिर से लग रहा है। उपेंद्र सिंह, देखिए, परिवारवाद की राजनीति निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी ने की है, हम इनकी बात से पूर्णतः सहमत है ना। एक उस परिवार ने इंदिरा गांधी जी को खोया है ना, हिंदुस्तान के लिए, इंडिया के लिए। उस परिवार ने राजीव गांधी जी को खोया है ना, यहाँ पे इंडिया के लिए। उसी प्रकार से आज राहुल गांधी जी कार्य कर रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उसी परिवार का देश का विकास करते हुए 3 प्रधानमंत्री जहाँ पे अपना कार्य करते हुए इस देश के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। आज की तारीख में जिन लोगों ने देश की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया था, वो आज हम लोगों को परिवारवाद की आरोप लगाते हैं। आज हमारे ही दलों के जाने कितने लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनको, दसियों लोग इन्हीं की पार्टी में घुस गए हैं, जिनके की बेटे, बहू, बेटी सब कुछ, कोई केंद्र की राजनीति में है, कोई प्रदेश की राजनीति में है। केंद्रीय मंत्रियों के बच्चे, बेटे, बेटियां, ये क्या हो रहे हैं? हमारे चाहे मध्य प्रदेश के हो, चाहे राजस्थान के हो, चाहे कहाँ, उनके नाम दूंगा, तो बहुत बड़ी लंबी फेरिस्त है, जो हमारे ही दलों में थे। तो इस प्रकार से परिवारवाद को क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? आज इनके ही वरिष्ठ नेताओं के बेटे किन किन पदों पे हैं। तो वही बात, हमने परिवारवाद के नाम पे अपनी कुर्बानियां दी हैं, उस परिवार ने कुर्बानियां दी हैं। इसको बताइए कि 3 प्रधानमंत्री जहाँ पे, जिन्होंने देश के लिए आज की तारीख में चाहे अपने वीर गति को प्राप्त हुए, किस प्रकार से गए हैं। इंदिरा गांधी जी की आपने हस्तित्व किस प्रकार से देखा, राजीव जी को देखा। तो ये सब चीजें, इनका कहना केवल ये है। आज ये बेरोजगारी पे इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दीजिए, आप इनसे ये पूछिए। आज इकोनॉमिक इंडेक्स में कहाँ पे, आज देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कितना पीछे चला गया। विकासशील देश तक तो बन नहीं पा रहा, ये विकसित देश की बात कर रहे हैं। इनसे ये पूछिए कि सार्वजनिक उपक्रम का कौन सा उपक्रम बेहतर तरीके से चल रहा है, सब चंद उद्योगपतियों को क्यों दे दिया। आज की तारीख में जितना भी कांग्रेस पार्टी के शासन काल में जितने भी उपक्रम चला, चाहे रेलवे हो, हवाई अड्डे हो, जिस चल रहे थे, चाहे टेलीफोन इंडस्ट्री से हो, टेलीकॉम हो, सबके सब बंद क्यों होते जा रहे हैं। और बंद होने के बाद जो लाभ के थे, टेलीकॉम वगैरह सब लाभ के थे, उनको चंद उद्योगपतियों को क्यों आपने दे दिया? क्या जरूरत पड़ी है कि केवल 5 या 6 ही आदमी का काफी है कि हाँ, इनका विकास दिखाई पड़ रहा है,
इनका विकास है केवल 4-5 उद्योगों से, देश के लिए कुछ भी नहीं है। आज किसानों की आय जरा ये बताएं कि किसानों की आय कहाँ कितनी दुगनी हुई है। आज किसानों को 1 साल तक दिल्ली की सीमा से करना पड़ा। आज देश में किस प्रकार से मणिपुर में महिलाओं की जो आम परिणाम को गोली दी जा रही है। चलिए उपेंद्र सिंह जी इस पे जवाब ले लेते हैं। रमेश मुखेरी जी, आपने सुना होगा जिस हिसाब से आप पर आरोप लग रहे हैं कि सत्ता में रहे तो हैं आप, लेकिन जो काम करना चाहिए था जनता के लिए वो नहीं किया गया। और यहाँ पे दूसरा सवाल ये रमेश मुखेरी जी कि 1977 में जो स्थिति आप लोगों ने पैदा की थी कांग्रेस के खिलाफ, वही तस्वीरें कुछ 2023 में देखने को मिल रही हैं। रमेश मुखेरी जी जी, मुझे तो ये लगता है कि कांग्रेस का इतिहास तो घोटालों का इतिहास रहा है। आपने देखा होगा कि हजारों घोटाले, गिने अनगिनत घोटालों के जिस प्रकार से देश को पूरे लूटने का काम कांग्रेस ने किया, वो हम सब लोगों को शर्मसार करने वाली बात है। अब जहाँ विकास की बात ये कर रहे हैं, निश्चित रूप में ये किसानों की बात कर रहे हैं। आप इनसे पूछिए कि हम तो साल भर में 6,000 रुपये किसान निधि के रूप में किसानों को दे रहे हैं। किसानों को आय दुगनी कैसे हो, इसके लिए हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। और केवल किसी के क्षेत्र में ही नहीं, सार्वजनिक हिंदुस्तान के हर उपक्रम में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से तीव्र गति से विकास को आगे बढ़ाया है, उसने जनता ने भी स्वीकार किया है। और बाकी तो जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं 2024 में देखा जाएगा। अब इन्होंने तो देश का पूरा, इनके पास कोई गठबंधन का नाम ही नहीं मिला, इन्होंने इंडिया नाम रख दिया। और ये देश को अपमानित करने वाला नाम इस प्रकार से इन्होंने जिस प्रकार से इंडिया शब्द रखा है, उस पर भी हमें घोर आपत्ति है। इस प्रकार का अगर देश का नाम रखते हैं तो ये तो हम आम जनमानस के बीच में 2024 में ले जाएंगे और स्वतः ही जनता एक बार पुनः इन्हें सबक सिखाएगी। जी उपेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। आपने जो नाम रखा है उसको लेकर आपत्ति जता रही बीजेपी लगातार, और अभी भी बोला गया है कि आपने एक तरह से इमोशनल कार्ड खेला जनता के लिए, और किसी गठबंधन का नाम देश से रिलेट करके रखना सही नहीं है। उपेंद्र सिंह, देखिए, देश के लिए हमने काम किया जी। देश को 70 साल में, जिसको कहते हैं 70 साल में जहाँ एक सुई भी नहीं बनती थी, वहाँ पे हवाई जहाज से लेकर के घरों तक, मोबाइल से लेकर के टेलीफोन से लेकर से लेकर के आम जनमानस की चीजें हमने घरों तक पहुँचाई, उसी इंडिया के लिए। आज इंडिया का जो इंक्लूसिव अलायंस बनाया है, तो ये सारे दलों को इकट्ठे लेकर के जो देश के लिए सजग है, जो पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करते हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक के सारे दल, वो आज उसी इंडिया के नेतृत्व से में एकत्रित हुए हैं। इसमें इनको परेशानी क्या है, आप ये बताइए। इसमें किस प्रकार से इन्होंने कहा कि आज 6,000 रुपए किसानों के उसमें जा रहे, मात्र 500 रुपए किसान को एक भीख के तौर पे दे रहे हैं। आज डीएपी का कट्टा इनको जानकारी भी है कि कितने का है। हमारे टाइम पे 50 किलो का था, उसको कटौती करके 45 किलो का कर दिया है, रेट वहीं के वहीं है। आज 5 किलो कहाँ चला गया, ये घोटाला कौन बताएगा? जो आज की तारीख में इस घोटाले को नहीं बता पा रहे, ये व्यापक घोटाला कौन बताएगा जो आज तक चला आ रहा है मध्य प्रदेश में जो वहां पे इस प्रकार के जाने कितने घोटाले, अनगिनत घोटाले हैं। हर चीज पे आपने कटौती करते चले जा रहे हैं। सिलेंडर इनसे ये पूछा जरा, जो हम 400 रुपए का देते थे वो 1200 रुपए का कौन से घोटाले में पहुंच गया है। अभी जब सरकार बदलेगी तब इनके जाने कितने घोटाले निकल करके आएंगे। आज जिस घोटाले को कहते हैं 2G 3G स्पेक्ट्रम घोटाले पे लेकर के इन्होंने हमारे को बदनाम किया कांग्रेस को, आज वही नेता सब बाइज्जत बरी होकर के आ रहे हैं। और जिन नेताओं को इन्होंने यहाँ पे घोटाले में सम्मिलित बताया, उनको ये अपने आ करके अपनी पार्टी में शामिल करके उनको ही टिकट के लोकसभा में बिठा करके उनको ऐसा क्या करते हैं तो उनको ईमानदार का सर्टिफिकेट दे देते। तो इन पे जवाब नहीं है। 2024 में जनता जवाब देगी, जनता बताएगी कि किस प्रकार से छला गया है हमारे साथ में, आज युवाओं को छला गया है, किस प्रकार से जो है महिलाओं को, गृहिणियों को छला गया है उनकी। लेकिन उपेंद्र सिंह जी, नाम बदलने से क्या सत्ता बदल जाएगी? नाम बदलने से क्या 2024 में आपको जीत मिल जाएगी? और नाम कहते हैं कि नाम में क्या रखा है जनाब, और यूपीए का नाम इसलिए बदला गया कि लगातार जो दल आपके साथ शामिल हुए उन्हीं दलों ने मांग की थी कि सोनिया गांधी के खिलाफ जांच की जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। केजरीवाल जी का वो 2013 और जो 2015 का बयान शायद सुना होगा आपने, वो दौर याद होगा जब खुले मंच से कांग्रेस के खिलाफ लगातार मांग की जा रही थी जांच के लिए,
और आज आप उन्हीं गठबंधनों के साथ हो सिर्फ सत्ता के लिए। क्या सत्ता की भूख के लिए ये सारी चीजें हो रही हैं? सारे गठबंधन को एक साथ किया जा रहा, गीले शिकवे जो थे वो भुलाए जा रहे हैं। उपेंद्र सिंह जी, निश्चित तौर पे देश को आगे बढ़ने के लिए कहीं ना कहीं जो भ्रांतियां थी, जो मन में अलग विचार थे या जिनको नहीं समझा था, चाहे केजरीवाल जी हो चाहे अन्य विपक्षी दल हो, उन्होंने वास्तविकता को समझा और उम्मीदें थी। हम भी बड़ी उम्मीद से थे कि चलिए सत्ता परिवर्तन हुआ है, मोदी जी आए, उनके नेतृत्व सरकार बनी है, बहुत देश आगे जाएगा। लेकिन इसी प्रकार से अन्य दलों को भी लग रहा था और बाद में जब देखा कि उनकी उम्मीदों पर कुछ आघात हुआ और आज उनको वास्तविकता समझ में आई कि निश्चित तौर पर इससे जो बेहतर हमारी कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस ने देश के विकास को लेकर के काम किए, तो वो चाहे केजरीवाल जी हो चाहे विपक्षी अन्य दल हो, सबको समझ में आया। आज सुभाष पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के हैं राजभर जी, जो पानी पी पी करके कोसते थे मोदी जी को, योगी जी को, आज ऐसे जन कितने दल हैं जो आज अपने स्वार्थ के लिए वहां एकत्रित हुए। वो तो सत्ता के लिए हुए, हम लोग तो सत्ता के लिए अभी तो 24 में जाना है, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर से ज्यादा आम जनमानस के बीच में रहकर के पैदल यात्रा की है, आम जनता को समझा है, लोगों ने समझा है कि निश्चित तौर पे बदलाव आएगा और जो है कांग्रेस पार्टी उसमें एक प्रमुख भूमिका निभा रही है और सारे दल आज की तारीख इकट्ठे हो रहे हैं। अभी तो इनके साथ में जो 38 दल है उसमें से जाने कितने दल आएंगे आप देखिएगा जो आज बोल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता के दबाव में है, किसी प्रकार से वो अलग है। और अभी 2-4 महीने के बाद में वहां से भी बहुत सारे लोग जो है इस गठबंधन के, इंडिया गठबंधन के साथ में, क्योंकि इंडिया गठबंधन वास्तविक तौर पे इंडिया को आगे ले जाने के लिए आगे आया। जी रमेश मुखर्जी जी, जवाब दीजिए। आपके पास जो भी दल हैं उसमें से कई दल आपको छोड़ के जा सकते हैं, ये दावे किए जा रहे हैं। उपेंद्र सिंह ये दावे कर रहे हैं कि कई दल जो आपके साथ हैं वो छोड़कर इंडिया में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि कई दल आपके पास भी ऐसे हैं जिन्होंने सीएम योगी, प्रधानमंत्री मोदी तक के लिए बयान दिए थे। जवाब दीजिए रमेश जी। हम स्वार्थों की राजनीति नहीं करते हैं जी, हमारे साथ विचारों की राजनीति करते हैं और विचारों से, हमारे विचारों से हमारे साथ अनेक छोटे मोटे दल जुड़े जी। और निश्चित रूप में सब दलों का सहारा लेके सबको साथ लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं जी। हमने कभी भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की है, हमने कभी परिवारवाद की राजनीति नहीं की है। हमने समाज के हर वर्ग को, चाहे वो समाज का निचला तबका हो, ऊंच का तबका हो, सबको साथ देकर के आगे बढ़ने का प्रयास किया जी। और इसका आप देख रहे होंगे कि जीता जाता उदाहरण माननीय मोदी जी की जो मन की बात है आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से लोकप्रिय हो रही है, उस मन की बात में वो तमाम सारी बातें अपनी समाज के बीच में रखते हैं और उन बातों का हम सब लोग अधिग्रहण भी करते हैं। निश्चित रूप में हम सब लोग 2024 की तैयारी में है। हमारा पूरी पार्टी परिवार, पार्टी संगठन 2024 के लिए उन लोग तैयार है। और ये अगर कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि भी इन्होंने अन्य दलों का सहारा लिया, तो एक बार 60 साल 65 साल इन्होंने अभी देश के अंदर राजनीति की, आज इनको क्यों सहारा की आवश्यकता पड़ गई है? और ये सहारा भी उन लोगों का ले रहे हैं जो सब लोग घोटालों में डूबे हुए हैं और जो परिवारवाद की राजनीति करते हैं। चाहे आप मुलायम सिंह जी देखो, चाहे आप बिहार के अंदर लालू जी को देखो, चाहे आप पश्चिम बंगाल के अंदर ममता जी को देखो, चाहे इनके अन्य दल जितने भी इन्होंने गठबंधन किए हैं, सारे एक जैसे ही हैं। तो आखिर मुझे लगता नहीं है कि इन दलों से कुछ हो पाएगा और 2024 में एक बार पुनः ये मौकी खाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। लेकिन सिर्फ जिस हिसाब से आप आरोप लगा रहे हैं रमेश जी कि जो इनके साथ शामिल हुए, जो इंडिया में शामिल हुए, वो भ्रष्टाचारी लोग हैं। अजीत पवार को लेकर आप लोग लगातार बयानबाजी करते रहे, भ्रष्टाचार के कई आरोप लगाए गए, प्रफुल्ल पटेल, और ये लोग जब आपके दल में शामिल हो जाते हैं, आपके पाले में आ जाते हैं, क्या ये क्लीन हो जाते हैं? तब ये भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं? रमेश मैखुरी जी, यहाँ तो गंगा स्नान करके पवित्र हो जाते हैं। हमारे यहाँ जैसे विचारधाराओं में हमारे परिवार में जुड़ते हैं, तो निश्चित रूप में हमारे विचारों से प्रेरित होकर के हमारे अनुसार ही आगे बढ़ते हैं। इसलिए हम ये नहीं मानते हैं कि इन्होंने वहाँ ऐसा काम किया तो संभवतः यहाँ भी ऐसा काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं लगता। लेकिन जो आरोप आप लोग लगा रहे थे भ्रष्टाचार को लेकर कि आपने भ्रष्टाचार किए, इनके दल में जो भी लोग हैं वो भ्रष्टाचार करते हैं, आखिरकार वो भ्रष्टाचार मुक्त एनडीए में आकर, बीजेपी में आकर कैसे हो जाते हैं?
ऐसी क्या तकनीकी है जो कोई भी विपक्षी दल का नेता बीजेपी में आता है, एनडीए में शामिल होता है, तो वो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो जाता है? सर जवाब दीजिए इस चीज का। इसका जीता जाता उदाहरण आप 2014 के कालखंड से 2023 का कालखंड लीजिए। अगर एनडीए सरकार में कोई भी एक भी घोटाला हुआ है तो आप उसको साबित कर सकते हैं। सर सवाल को ध्यान से सुनिए। सवाल ये है कि जो विपक्षी दल के नेता अपना दल छोड़कर आपके साथ आते हैं, बीजेपी के साथ आते हैं, एनडीए के साथ आते हैं, वो भ्रष्टाचार मुक्त कैसे हो जाते हैं? जिन पर आप लोग दावे करते हो, आरोप लगाते हो कि इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, लेकिन जैसे ही वो बीजेपी में, एनडीए में शामिल हुए तो वो भ्रष्टाचार खत्म कैसे? नहीं, आखिर ऐसा तो नहीं है कि भ्रष्टाचार खत्म हो। जिस व्यक्ति का जो भी नेचर रहा होगा और स्वाभाविक रूप में उस नेचर में रहता है, लेकिन नेचर में परिवर्तन कैसे आता है वो भाजपा परिवार में आकर के ही होता है। अगर व्यक्ति ने वास्तव में दोषी है लेकिन उसका दोष का फल उसको तो मिलना ही चाहिए, लेकिन पार्टी परिवार में अगर वो शामिल होता है तो निश्चित रूप में यहाँ से सबक सीख करके आगे के लिए काम अच्छा करता है और किया भी है। ऐसा आपने देखा भी होगा, कई लोग आए हैं और भाजपा परिवार में शामिल होकर के आगे देश की उन्नति के लिए तमाम सारे कार्य उन्होंने किए हैं। जी उपेंद्र सिंह जी जवाब दीजिए। देखिए, इनकी बताई हुई परिभाषा तो समझ में आई गई होगी, ये खुद नहीं बता पा रहे हैं कि किस प्रकार से वहां पे जाकर के वो जो है कैसे पवित्र हो जाता है। यानी हमारे यहाँ के कम से कम नहीं तो 80 से 90 लोग जिनको कि इन्होंने भ्रष्टाचारी कहा था और जो कांग्रेस पार्टी से इनके यहाँ जाकर के सांसद बने, आज पार्लियामेंट में ही बैठ गए हैं, जिनको इन्होंने टिकट दे करके 14 से लेकर के 19 से लेकर के लगभग 80 से 90 लोग हैं, उनको उन्होंने कौन सी छड़ी से पवित्र कर दिया ये तो यही जाने। रही बात मन की बात का, इन्होंने जो कहा है कि प्रधानमंत्री जी मन की बात मन की भी बात सुन लिया करें। युवाओं को रोजगार कितना दे दिया ये हमारे भाई अभी नहीं बता पा रहे हैं कि उनको कौन कौन से सरकारी उपक्रम के या निजी उपक्रम के कौन कौन से रोजगार उपलब्ध करा दिए, उनकी भी बात सुनने। मन की गृहिणियों का किस प्रकार से जो है मन की बात सुन रहे हैं कि सिलेंडर को क्यों नहीं 1100-1200 से अभी तक 400 पे क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी मन की बात सुन रहे। टमाटर 200 कैसे पहुंच गया, ऐसे करके बहुत सारी चीजें हैं। आज एक महिलाओं के साथ में जो मणिपुर में है माँ शब्द आता है, मणिपुर में भी माँ है, तो माँ मीन्स मन की बात, तो वहां पे भी जरा मन की बात सुन ले या बोल रहे उसको क्यों नहीं जिक्र कर रहे हैं। इस प्रकार से देश में प्रकार से इन्होंने पुष्टिकरण की राजनीति की है। ठीक है उपेंद्र सिंह जी, रमेश मैखुरी जी, समय का अभाव है तो 30 सेकंड में आप दोनों की फाइनल कमेंट चाहिए मुझे। सबसे पहले उपेंद्र सिंह जी, 2024 की तस्वीरें क्या नाम बदलने से बदल जाएंगी या फिर एक बार फिर से आपको वही 2019 वाली स्थिति में रहना पड़ सकता है? उपेंद्र सिंह। मध्य प्रदेश राजस्थान, देखिए हिमाचल प्रदेश में इनको जनता ने जवाब दे दिया, कर्नाटक में इनको जनता ने जवाब दे दिया, मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, इस प्रकार से इन्होंने तोड़ फोड़ करके सिंधिया जी को लेकर के कैसे इन्होंने वहां पर मध्य प्रदेश में तोड़ फोड़ करके सरकार बनाई। राजस्थान में हमारी सरकार है, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, जो हिंदी बेल्ट है पूरा का पूरा भारत है, भाजपा जब मुक्त होता चला जा रहा है, साउथ में भाजपा मुक्त है, तो कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से इस बार जनता इंडिया चलिए रमेश मैखुरी जी 30 सेकेंड में जवाब दीजिए। एनडीए वर्सेस इंडिया, इस बार चुनाव होने वाले हैं मिशन 2024 को लेकर, लेकिन जिस हिसाब से आरोप लगाए जा रहे हैं कि इंडिया से एनडीए डर गया है इसीलिए 38 सालों का साथ मांगा है। रमेश मैखुरी। हम 2024 के लिए पूर्णतः तैयार हैं। संगठन के स्तर पे, सरकार के स्तर पे हमने विकास किया है। इनके पास मुद्दा विहीन है कांग्रेस और अन्य दल, हमारे पास ऐसे हजारों काम जनता के बीच में गिनाने के लिए हैं। उपलब्धियां हमारी बहुत सारी रही हैं, उन सब चीजों को लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे और 2024 तो स्वाभाविक रूप में हम एक बार पुनः अपनी एनडीए की सरकार बनेगी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों लोगों का और हमारे साथ अपना टाइम साझा करने के लिए। और जिस हिसाब से मिशन 2024 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लगातार एक्शन मोड में है, लेकिन तस्वीरें क्या होंगी ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए TV 100।